स्पेशल रेफरेंस हमारा जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से हम करेंगे। ये जो चरक चिकित्सा सिद्धांत की श्रृंखला हमने जो चालू की है, तो उसमें हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डेली टू डे प्रैक्टिस में कैसे ट्रीट करेंगे और उसका भी प्रयोग हमें कैसे करना है कि चरक चिकित्सा सिद्धांत का यूज करके हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये हम डिटेल से जानेंगे। स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। यस। तो पांडु चिकित्सा बेसिकली हमें डिकोड कैसे करना है। तो पांडु चिकित्सा डिकोड करते वक्त दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो पांडु में एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म को डिकोड हमें करना है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? सो हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली एक डिसऑर्डर है मॉडर्न के हिसाब से, एक्चुअली आयुर्वेदिक के हिसाब से बेसिकली हम उसको पांडु से कैसे कोरिलेट करेंगे, सो उसको हम डिकोड करेंगे। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली एच मींस हार्मोन इंबैलेंस होता है, वाई मींस यील्डिंग फटीग वेट गेन होता है, पी फॉर poor metabolism, O for edema, swelling, T for tiredness, H for hair fall, Y for earning, for energy, यानी कि फटीगिंग टाइप थोड़ा ही रहता है, वीकनेस टाइप थोड़ा सा रहता है। सेकंड थिंग R for reduced immunity, O for obesity, tendency, irregular menstruations, depression, mood swings, intolerance to cold, स्लो डाइजेशन, मेंटल फॉग। ये अगर हम देखते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये जो व्याधि है, हम ये व्याधि हम उस डिसीज के नाम से ही पता चलेगा कि उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, सो उसको हमें आज डिकोड करना है। किससे करना है? पांडु से हमें उसको डिकोड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। सो डेफिनेशन पांडु में अगर बताया गया है तो पांडु का चिकित्सा सिद्धांत जो है उसमें एक्चुअली पहले क्या है कि डेफिनेशन हमें थोड़ा सा जानकारी हम उसके लेंगे। सो द डिसीज इन विच स्किन बिकम पांडु है ना, इट कॉल्ड पांडु व्याधि। पांडुत्वेन उपलक्षितो रोगः पांडु रोगा, ऐसे उसका रेफरेंस आया है। नेक्स्ट स्लाइड। निदान में अगर देखेंगे तो दो टाइप के निदान हमें मिलते हैं, आहार और विहार। आहार में अम्ल, लवण, क्षार, अति उष्ण पदार्थ सेवन अगर हम ज्यादा करते हैं, तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन ज्यादा करते हैं, मृदु सेवन यानी मृदो भक्षण जिसे हम बोलते हैं वो ज्यादा अगर सेवन करते हैं, और वृद्ध असात्म एवं प्रमिताशन जिसे हम बोलते हैं, अशन जो होते हैं उसका अगर उपयोग दुरुपयोग अगर होता है तो उससे एक्चुअली पांडु व्याधि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। विहार अगर हम देखेंगे तो अति मैथुन, अति व्यायाम, वेग विधारण, दिवास्वाप, काम चिंता, भय, क्रोध, शोक ग्रस्त, ये डिसीज जो होते हैं इन लोगों को पांडु होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। कई बार पंचकर्म के विषम योग, अयोग या अतियोग से भी एक्चुअली पांडु होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। भेद के बारे में अगर हम देखेंगे तो चरक जी ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदभक्षण जन्य पांडु के बारे में डिफरेंशिएट किया है। ये 5 टाइप हमें पढ़ने हैं आगे जाके। नेक्स्ट स्लाइड सर। पूर्व रूप के बारे में अगर हम देखेंगे तो पूर्व रूप में हृदय स्पंदन, रुक्षता, स्वेदा भाव, श्रम और अदर लक्षणास में एक्चुअली त्वकस्फुटन, गात्रसाद, मृदभक्षण, अक्षिपुटशोथ, पित्त मलमूत्र, अविपाक, ये पूर्व रूप हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रूप में रक्ताल्पता, मेदो अल्पता, प्रभाहानि, शैथिलेंद्रिय, ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सो ये रूप जो है लक्षण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण जो होते हैं उसमें हमें कोरिलेट करने। सो उसमें एक श्लोका गया है, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निस्सार शैथिलेंद्रिय, ये चरक चिकित्सा संघ का श्लोका जो है ये हमें थोड़ा सा कोरिलेट करना है। अदर लक्षण में अगर हम देखेंगे तो कर्णक्षेद, प्रीवियस स्लाइड सर। यस, थैंक यू सर। अदर लक्षण में अगर हम देखेंगे ना, कर्णक्षेद, दुर्बलता, अग्निमांद्य, क्षीणलोम, हेयर फॉलिंग जिसे हम बोलते हैं, शिशिर द्वेषी, जो ठंडी से तकलीफ होती है, अल्पवाक, पिंडिकोद्वेष्टन, ये एक्चुअली हमें कोरिलेट थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। विशिष्ट लक्षण अगर हम देखेंगे तो दोषानुसार एक्चुअली हमें सिर्फ कफज दोषानुसार के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, जो है श्वेतता है, लोमहर्ष है, गात्रसाद है, वाक स्वरग्रह है और मधुरस्थता, ये लक्षण हमें थोड़ा सा कोरिलेट करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। कोरिलेशन अगर हम देखेंगे तो वातज पांडु को हम डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जिससे एब्सॉर्प्शन डिसऑर्डर्स जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हमारा गट का एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। उसको हम कोरिलेट किससे करेंगे? वातज पांडु से करेंगे। पित्तज पांडु को थोड़ा सा कोरिलेट हम लिवर डिसऑर्डर से करेंगे। और हमारा जो मेन आज का टॉपिक है कफज पांडु, उसको हम थोड़ा सा हाइपोथायरॉयडिज्म से थोड़ा सा कोरिलेट करने वाले हैं।
नेक्स्ट स्लाइड सर। पांडु रोग और हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे हमें कोरिलेट करना है? सो पांडु के फीचर्स एक साइड देखने हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स एक साइड देखने हैं। सो पांडुता, शिशिर द्वेष, अक्षिकूट शोथ, शीर्णलोम, श्रम स्वेदा भाव, हतप्रभा, अल्पवाक, पिंडिकोद्वेष्टन, कटि उरु, पादरुक, दुर्बलत्व, ये सभी पांडु के फीचर्स जो होते हैं, ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के जो फीचर्स होते हैं सेम टू सेम हमें कोरिलेट होते हैं। ये जो पांडु के लक्षण हमें बताए गए हैं चरक में, वो सेम हमें लक्षण जो हम कोरिलेट करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म से, तो इससे ये पता चलता है कि पांडु व्याधि का कोरिलेशन थोड़ा सा हाइपोथायरॉयडिज्म से हम कर सकते हैं, जो चिकित्सा के लिए हमें बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो पांडु रोग, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये स्लाइड्स हम नहीं देखेंगे बिकॉज एक्चुअली हमें आगे का देखना है चिकित्सा सिद्धांत पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्लाइड सर। चिकित्सा सूत्र में अगर हम देखेंगे तो पांडु के चिकित्सा सूत्र में बताया गया है, तत्र पांडवामयि स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वानुलोमिके, यानी कि स्निग्ध तीक्ष्ण संशोधनम, यानी कि वमन और विरेचन का ज्यादा प्रयोग हमें पांडु चिकित्सा में बताया गया है। सेम वैसे ही हम उसको पांडु चिकित्सा का जो सिद्धांत जो चरक संहिता में बताया गया है, वही सिद्धांत हम डे टू डे प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, उससे हम पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, तो उसमें हमें रिकरेंस के चांसेस जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। भेदानुसार अगर चिकित्सा करेंगे तो वातज में स्नेहन करते हैं, पित्तज में तिक्त रस का यूज करते हैं, कफज में कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य औषधि का यूज हम करते हैं, संधिपातज ये मिश्र चिकित्सा हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। औषधि कल्प अगर हम देखेंगे तो वातज पित्तज कफज में अलग अलग हमें कल्प देखने को मिलते हैं। तो उसमें कफज पांडु जो रहता है उसमें हमें पंचगव्य घृत, पुनर्नवादी कषाय, व्योषादि कषाय, गोमूत्रासव, गोमूत्र हरितकी, नवायस लोह, ताप्यादि लोह, गोमूत्र हरितकी लेह, कैशोर गुगुलु और पुनर्नवा गुगुलु, ये कल्प हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सो ये कल्प जो हम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो हाइपोथायरॉयडिज्म पांडु हो गया, ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट हमें इसको कोरिलेट किससे करना है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म इज नथिंग बट रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इट इज सेंट्रल फीचर्स ऑफ क्लिनिकल स्टेट टर्म एज अ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो बेसिकली हमें इन इंडिया जो भी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है तो 42 मिलियन पीपल्स ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर्ड है, और जिसमें प्रिवेलेंस देखा गया है 5.4%, जिसमें से फीमेल पेशेंट्स हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आयुर्वेदिक अप्रोच हमें कैसे करना है? तो आयुर्वेदिक अप्रोच में बेसिकली डायरेक्ट रेफरेंस हमें आयुर्वेदा में हाइपोथायरॉयडिज्म का नहीं दिया है। सो हमें अगर डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलता तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा कोरिलेट करना है। विल हैव टू वर्क, विल हैव टू रिसर्च ऑन दैट। सो जिससे हम जो नई व्याधि जो है डे टू डे प्रैक्टिस में हमें जो ज्यादा देखने को पेशेंट मिलते हैं, उससे हम कोरिलेट कर सके और उसको प्रॉपरली हम ट्रीट कर सके। तो बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस ये कंसेप्ट आयुर्वेदा में नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना है कि आयुर्वेदा में अष्टनिंदित पुरुष है, आवरण जो कंसेप्ट है, भस्मक रोग कंसेप्ट जो है, वो हमें अग्नि रिलेटेड जो है, अग्नि यानी रिलेटेड विथ योर एंडोक्राइन सिस्टम, सो हमें ये थोड़ा सा कोरिलेट करके हम उसको ट्रीट प्रॉपरली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो संप्राप्ति फ्रेम अगर हम करेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म में उसमें वात कफ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, मंद दोष तमोगुणों का ज्यादा होता है। दुष्य अगर देखेंगे तो रस, रक्त, मांस, रस धात्वाग्नि मांद्य यहाँ पे ज्यादा अगर देखने को मिलता है। अग्नि जठराग्नि धात्वाग्नि मांद्य होता है, अधिष्ठान गल प्रदेश होता है, उद्भव स्थान आमाशय होता है। स्टेटस ऑफ अग्नि अगर हम देखेंगे तो मंद एक्कोस्टाइन धातु संप्राप्ति हमें देखने को मिलती है, स्रोत दृष्टि देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट रोग मार्ग जो है वो हमें ऑल ऑफ 3 रोग मार्ग हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। विकल्प संप्राप्ति के बारे में अगर हम देखेंगे तो मंद गुण जो होता है हमारे शरीर में वो ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, शीत गुण, गुरु गुण, इसकी विकृति ज्यादा होती है, और वात में अगर हम देखेंगे तो शीत गुण की विकृति हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सो विकल्प संप्राप्ति में आपको ध्यान रखना है कि 2 दोषों की विकल्प संप्राप्ति हमें देखने को मिलते हैं, कफ और वात, जिसमें कर्मता गुणतः जो हमें हानि देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोषों की इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखेंगे तो त्रिदोष जो है उसके हम सिम्टम्स कोरिलेट करेंगे तो वेट गेन बेसिकली कफ वृद्धि की वजह से होता है, पफिनेस
ऑफ बॉडी फीचर्स जो होता है वो कफ वृद्धि की वजह से होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट कफ वृद्धि की वजह से होता है। ड्राई एंड कोल्ड स्किन जो होता है वो वात वृद्धि की वजह से होता है। एनीमिया कफ वृद्धि वात वृद्धि की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन वात वृद्धि की वजह से होता है। हॉटनेस ऑफ वॉइस कफ वात वृद्धि की वजह से हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। मस्कुलर क्रैम्प्स ये जो ज्यादा पेशेंट्स में थायराइड के देखने को मिलता है वो वात विकृति की वजह से होती है। और स्लगिशनेस ऑफ बॉडी जिसे हम बोलते हैं वो कफ वृद्धि मंद गुण जो होता है वो ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। तो उससे अगर मॉडर्न कोरिलेशन हमें करते हैं ये सिम्टम्स को तो एक्चुअली हाँ जो पांडु के सिम्टम्स जो है वो अप टू डेट पिन पॉइंट हमें आयुर्वेदिक कोरिलेशन से हम त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो धातु इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखेंगे तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु इन्वॉल्वमेंट और उसके हिसाब से कौन से सिम्टम्स हमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। सो सेम एज ए सिम्टम्स हमें गलगंड व्याधि में एक्चुअली जो देखने को मिलता है और पांडु व्याधि में कफज पांडु व्याधि में जो देखने को मिलता है वो हमें उससे कोरिलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्त्रोत से इन्वॉल्वमेंट भी एक्चुअली कि हाइपोथायराइडिज्म में स्त्रोतस अन्नवा स्त्रोतस में लॉस ऑफ एपेटाइट माल एब्सॉर्प्शन रसव स्त्रोतस में वेट गेन लॉस ऑफ एपेटाइट हेवीनेस ऑफ बॉडी लिथार्जीनेस ये हमें देखने को मिलता है। रस रक्तवाह स्त्रोतस में स्लो पल्स रेट ड्राई स्किन जो देखने को मिलता है। मांसवाह स्त्रोतस में एडिमा गलगंड मेदोह में टायर्डनेस स्लीपीनेस ये देखने को मिलता है। शुक्रवाह स्त्रोतस में लॉस ऑफ लिबिडो इनफर्टिलिटी ये भी हमें थायराइड के केसेस में देखने को मिलता है। और पुरुषवाह स्त्रोतस में कॉन्स्टिपेशन। सो इसका हमें प्रॉपर कोरिलेशन करना है जिससे हमें स्त्रोतस इन्वॉल्वमेंट का डिटेल हम उसका ज्ञान ले सकें। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो हमें अप्रोच कैसे करना है हाइपोथायराइडिज्म में। सो सिंपल तीन चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल धात्वाग्नि दीपन करना है। दूसरा धातुगत मलपाचन करना है। स्त्रोतोशोधन यानी आशय शुद्धि हम जिसे हम बोलते हैं वो हमें करना है। कफ शमन करना है और अलॉन्ग विद दैट ये सभी चीजों से साथ ही साथ हमें मानस चिकित्सा भी थोड़ी सी करनी है जो अभी डे टू डे प्रैक्टिस में थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो पंचकर्म इन हाइपोथायराइडिज्म कौन सा पंचकर्म हम कर सकते हैं। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पांडु चिकित्सा सिद्धांत में चरक जी ने बताया है कि वमन और विरेचन यानी कि शोधन को ज्यादा प्रिडोमिनेंस दिया है। तो वैसे ही हम डे टू डे प्रैक्टिस में अगर शोधन को ज्यादा प्रिडोमिनेंस देते हैं रादर देन शमन चिकित्सा तो उसमें हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उसमें चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में हमें वमन चिकित्सा है। क्यों वमन चिकित्सा है। बिकॉज एचपीटी एक्सिस जो हमारा होता है वो हार्मोनल एक्सिस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। सो उसके लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट वमन चिकित्सा होता है। कफ का जो मंद गुण होता है डल क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं वो स्लोनेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ये मेन रीजन होता है उसके लिए। सो वो हमें रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट वमन ही है। कफत छेदन बेसिकली कफत छेदन क्यों जरूरी होता है क्योंकि रस धात्वा अग्निमांद्य अगर हमारी बॉडी में होता है तो उत्तरोत्तर धातु में एक्चुअली अग्निमांद्य होना चालू होता है। तो उत्तरोत्तर अग्निमांद्य अगर हमें आगे धातुओं में कम करना है तो हमें एट रस लेवल आपको कफत छेदन एक्सपेक्टेड है। तो कफत छेदन के लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट वमन से अच्छा कोई भी नहीं है। और संघात्मक प्रकृति होती है या स्त्रोतस जो चैनल्स ब्लॉक्ड होते हैं वो ओपन करने के लिए एक्चुअली वमन चिकित्सा बेस्ट है। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर वमन क्या होते हैं। सो इट रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्टेड कफ धात्वाग्नि यानी टिश्यू मेटाबॉलिज्म हम जिसे कोरिलेट करते हैं वो प्रॉपरली अच्छी तरह से होता है। स्त्रोतोगत मल संचय जो होता है जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं सो वो हमारे कम होते हैं। ओवरऑल इफेक्ट जो होता है बॉडी में अच्छा रहता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी रहती है वो प्रॉपरली बढ़ती है। हार्मोनल एक्सिस हमारा बैलेंस होता है और बेसिकली हमारा मैनेजमेंट जो है वो थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म में एक्चुअली वो प्रॉपर होता है। इसीलिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो बोला गया है हाइपोथायराइडिज्म में ये वमन चिकित्सा को ही बोला गया है। नेक्स्ट स्लाइड। विरेचन अनदर स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट जो शुद्धि चिकित्सा हम जिसे हम बोलते हैं कि जिसमें विरेचन चिकित्सा हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली क्यों दी जाती है क्योंकि शोफ रिलेटेड कंडीशन कहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट मिक्सोइडेमा के स्टेज में जब भी जाते हैं तो शोफ चिकित्सा हमें वहां पे देनी है। उसमें चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आपको विरेचन देना है। विरेचन बेसिकली आवरण शुद्धि के लिए यानी कि स्त्रोतो शोधन के लिए बेसिकली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। और धात्वाग्नि लेवल पे अग्नि हमें अगर हमें करेक्ट करना है तो उसमें हमें विरेचन करना। तो विरेचन किससे कर सकते हैं। त्रिक्तलेहम मिश्रक स्नेहम मृदु विरेचन गंधर्व इत्यादि तैलम जिससे है उससे भी हम दे सकते हैं और एरंड तेल से भी हम दे सकते हैं। विथ क्षीर का यूज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। बस्ती चिकित्सा बेसिकली चरक चिकित्सा स्थान में एक्चुअली हमें एक
कोर कंसेप्ट है कि आवृत्तवात जो है उसकी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अगर बोली है तो उसमें एक्चुअली तीक्ष्ण निरुबस्ती का रेफरेंस है जो आवरण को करेक्ट करता है। सो अगर यहाँ पे अगर आवरण हमें करेक्ट करना है तो उसके लिए बस्ती चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। इसलिए हम ऑन रिसर्च बेस के ऊपर हम बोलते हैं कि बस्ती ये एचपीटी एक्सिस जो है हमारा अच्छी तरह से मेंटेन करता है, जिससे थायराइड गट कनेक्शन जो होता है वो अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट होता है। सो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि लेखन बस्ती जो हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं, भद्रनिम्ब कुलुत्यादि बस्ती ताइडेसर का ही रेफरेंस हम यूज करते हैं, तो उसके रिजल्ट डे टू डे प्रैक्टिस में द बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो नीरू बस्ती में कौन से बस्ती लेखन बस्ती हम यूज कर सकते हैं, तो भद्रादि बस्ती एक है, एरन मूलादि शोधन बस्ती है, भद्रनिम्ब कुलुत्यादि बस्ती है। ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हम हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में यूज करते हैं। लेखन बस्ती, द्विपंचमूलादि नीरू बस्ती, ये हम नीरू बस्ती के यूज डे टू डे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अणुआसन बस्ती कौन से यूज कर सकते हैं, सो दोषों के हिसाब से, बल के हिसाब से, रूढ़ के बल के हिसाब से बलागुड़िचादि बस्ती, सहचर तेल, दशमूल तेल, धन्वंतरम तेल, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में शिरोलेप, तक्रधारा, शिरोधारा, कुछ इनको भी पिला देते। यस मैडम। आप कंटिन्यू कीजिए सर, वो उनका रहेगा गलती से खोला। सर थोड़ा फास्ट होता है। ओके चालीस स्लो कर दो। लास्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड बस्ती स्लाइड्स। हाँ सर। यस ओके सर, थैंक यू। यस, अनुवासन बस्ती में एक्चुअली बेसिकली हमें क्या लेना है, तो बलागुड़चादि बस्ती, सहचर तैलम, दशमूल तैलम और धन्वंतर तैलम हमें यूज करना है। वो कैसे यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली आपका जो बल, रुग्ण का बल कैसा है उसके हिसाब से और दोषों के बल के हिसाब से एक्चुअली हमें व्यत्यासात जो अनुवासन बस्ती का यूज करना है वो हमें यूज करना है। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम बोलेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म की केसेस में एक्चुअली मार्गावरोजन्य संप्राप्ति अगर आपको अभी भी दिख रही है तो दानवंतरम तैलम यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रहण अपेक्षित है जहां पे तो बलागुड़चादि बस्ती का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स में हम शिरोलेप कर सकते हैं, तक्रधारा बेसिकली आरगवदादि गण, मुस्ता गण से हम यूज कर सकते हैं, शिरोधरा ब्राह्मी जटामासी तेल से कर सकते हैं। अगर पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो दशमूल मांसली कषायम से भी हम कर सकते हैं। उद्वर्तन बेसिकली कूलप्रतिदाय चूर्ण, यव चूर्ण और वरा चूर्ण, इससे हम उद्वर्तन चिकित्सा भी कर सकते हैं, जिससे एक्चुअली हमें रिजल्ट और अच्छी तरह से मिलते हैं। जो शोफत अवस्था जो होती है उसमें एक्चुअली हम उद्वर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बस्ती चिकित्सा में लेखन बस्ती का एक रेफरेंस है जिसमें त्रिफला क्वातम, गोमूत्र, सेंधव, मधु, यवक्षार, कटुतैलम और उशकादि गण प्रक्षेप जो हम देखने को मिलते हैं उसका हम यूज कर सकते हैं, और ये डे टू डे प्रैक्टिस में हम थायराइड के पेशेंट को यूज करते हैं। इसके रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। एरन मूलादि शोधन बस्ती, ये कॉमन बस्ती है जो शोधन ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कम करने के लिए हम यूज करते हैं। सो आवरण चिकित्सा अगर आपको करनी है तो उसमें एरन मूलादि का भी अच्छा रोल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की केसेस में ये भद्रनिम्ब कुलत्थादि बस्ती है, जिसमें एक्चुअली कटफल का यूज ज्यादा होता है, निम्ब और कुलत्थी का यूज ज्यादा होता है। कल्क, गोमूत्र, कटुतैल, तीन तैल, यवक्षार, कांजी और मधु का यूज किया जाता है। ये मोस्ट ऑफ हम व्यत्यासात अवस्था में देते हैं, और कई बार ऐसे अगर लगता है कि रुग्ण का बल अच्छा है, दोषों की अवस्था अगर ज्यादा विकृत अवस्था में अगर ज्यादा है तो हम ये कंटिन्यूअसली काढ़िका बस्ती भी यूज कर सकते हैं, और बीच में एक आध दिन तेल का प्रयोग अनुवासन बस्ती के लिए कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक्चुअली थोड़ा सा हमें इसके साइड इफेक्ट थोड़े से ये देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा सा कर्षण ज्यादा करता है, तो इसका यूज जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें पेशेंट में देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो ये पांडु चिकित्सा का सिद्धांत, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हमने दोनों का कोरिलेशन किया है, लेकिन इसका एविडेंस बेस्ड हम कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम कई सारे पेशेंट्स को
जो रिसर्च ट्रायल होते हैं उसमें हम पेशेंट को हर एक बस्ती का यूज करते हैं। हर एक पेशेंट को वमन विरेचन के बाद बस्ती जो अलग अलग जो बताया गया है उनका यूज करके हमने एक्चुअली थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड डाटा प्रिपेयर किया है, जिसमें एक्चुअली एक आज मैं केस प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें एक 27 इयर्स फीमेल थी जो नॉन केस ऑफ पीसीओडी भी थी और हाइपोथायरॉयडिज्म भी थी। पेशेंट वाज नॉट ऑन एलोपैथिक मेडिकेशन, सिंथायरॉयड जो थायरोनॉम टैबलेट लेते हैं उसके ऊपर पेशेंट नहीं था, बिकॉज पेशेंट वॉज स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदा बिलीवर, तो उसको उसकी मदर की हिस्ट्री ऑलरेडी थी, तो उसको सिम्टम्स थे, फिर भी उसको एलोपैथिक टैबलेट नहीं चालू करना था। क्लिनिकली डे फर्स्ट को हमने उसका डिटेल हिस्ट्री लिया, तो उसमें एक्चुअली सिम्टम्स में हेयर फॉल, फटीग, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर पीरियड्स 3 से 4 महीने तक थे। इनिशियली उसका वेट 66 था, लेकिन जब भी थायराइड बढ़ा तो उसके बाद उसका 71 वेट थोड़ा सा हो गया था। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद या लोकलाइज जो एग्जामिनेशन हम करने के बाद उसका डायग्नोसिस जो हमने किया था वो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म किया था। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो इंटरवेंशन अगर हमने जो किया था तो उसमें शमन चिकित्सा हमने 3 मंथ्स के लिए दिया था, और अतुर्बल और रोगबल के हिसाब से एक्चुअली हम वो थोड़ा सा प्लान करते हैं। सो शमन चिकित्सा में वर्णादि कषाय जो है साउथ का एक रेफरेंस का टैबलेट है, वर्णादि कषाय टैबलेट है, वो हमने यूज किया था। पाचक पट्टी नॉर्मल यूज किया था। अडुलोमन ये एक्चुअली वातानुलोमन के लिए यूज किया है, और आसनादि कषाय में साउथ का एक फॉर्मुलेशन है, हमने वो यूज किया था। हम बेसिकली ज्यादातर ओरल मेडिकेशंस का प्रयोग ना करते हुए डाइट के ऊपर पेशेंट्स को ज्यादातर रखते हैं, पथ्याहार के ऊपर ज्यादा रखते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पेशेंट को जरूरी ना लगे, ठीक है। और शोधन के ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली हम बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, ये पेशेंट में हमने वमन और विरेचन ट्रीटमेंट दिया था, तो वमन चिकित्सा और विरेचन चिकित्सा कंसिक्वेंस लास्ट 2 ईयर से हम दे रहे हैं ये पेशेंट को, ठीक है। और सेकंड थिंग, स्नेहपान जो था एक्चुअली लास्ट ईयर इस ईयर भी एक्चुअली वर्णादि घृतम से ही हमने दिया था, और बस्ती जो हमने इनको दिया था वो भद्रनिम्ब कुलेथादि बस्ती दिया था। 8 डेज का हमने बस्ती दिया था, तो उसमें अनुवासन बस्ती हमने जो यूज किया था उसमें सहचर तेल का यूज किया था। और स्ट्रिक्टली डाइट हम थायराइड के पेशेंट को देते हैं, तो उसमें एक्चुअली ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को रखते हैं। सो ग्लूटेन फ्री डाइट अगर हम देते हैं पेशेंट को तो और अच्छे रिजल्ट्स हमें क्लिनिकली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट अगर कंपेयर करेंगे तो पहले वेट 71 था, पोस्ट ट्रीटमेंट 64 केजी है। फटीग जो है वो फटीग सिम्टम्स, हेयर लॉस, ड्राइनेस ऑफ स्किन, इंडाइजेशन, डिस्टर्ब स्लीप, मसल क्रैम्प्स, ये रिगरसली बहुत अच्छी तरह से कम हुआ है। और ये जो क्लिनिकली साइंस एंड सिम्टम्स है ये हमें क्लिनिकली हमें देखने को मिले हैं, और उसको कोरिलेट करने के लिए हमने साइंटिफिकली हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ क्लिनिकली सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें क्या करना है कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे, तो T3 T4 TSH का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें वो अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो ये जो ड्यूरिंग प्रोटोकॉल था हमने ये पेशेंट्स के लिए किया था, तो उसमें एक्चुअली बिफोर ट्रीटमेंट यानी कि 20/7/2024 को हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो उसमें एक्चुअली T3 उसका 83 था, T4 5.56 था, TSH 23.2 था। मिड पोस्ट वमन ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो उसका एक्चुअली जो TSH था 15.30 था। थोड़े दिन के बाद एक्चुअली हमने 8वें महीने के बाद 11वें महीने पोस्ट बस्ती एक्चुअली हमने दिया था, और पोस्ट बस्ती के बाद एक्चुअली हमने भद्रनिम्ब कुलेथादि बस्ती के बाद फिर से उसका थायराइड रिपोर्ट किया था, तो उसमें एक्चुअली TSH 0.72 था, ठीक है। सो एब्रप्टली कम हुआ है, लेकिन हमारे क्लिनिकल के हिसाब से एक्चुअली वो थोड़ा सा ज्यादा ही कम हुआ था, ठीक है। सो हमने क्या किया एक्चुअली, ये टाइम पेशेंट फिर से फॉलोअप के लिए आ गया, तो हमने एक्चुअली 7th मंथ ऑफ 25th में उनको विरेचन एडवाइस किया था, तो विरेचन उन्होंने अच्छी तरह से किया। तो पोस्ट विरेचन हमने फिर से उनका रिपोर्ट्स हमने दिया। सो पोस्ट विरेचन हमने एक्चुअली जो रिपोर्ट्स दिया तो उसमें एक्चुअली हमें थायराइड जो है वो और अच्छी तरह से वेल मेंटेन रहा है, और क्लिनिकली पेशेंट भी साउंड है। क्लिनिकली पेशेंट को अभी तक हमने सिंथायराइड के ऊपर नहीं रखा है, और पेशेंट डाइट रूटीन प्रॉपर अगर फॉलो कर रहा है तो वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। तो इसमें हमने एक्चुअली चरक सिद्धांत जो हमने यूज किया है चरक जी का, जिसमें शोधन के ऊपर हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि
शमन चिकित्सा के ऊपर। शमन चिकित्सा एक सर्टेन लेवल पे अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म ये व्याधि ऐसी नहीं है कि चलो आपने 1-2 महीने ट्रीटमेंट दिया और पूरी तरह से क्योर हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट अगर प्रॉपर फॉलोअर है, आयुर्वेदा फॉलोअर है, प्रॉपर डाइट कॉन्शियस है, तो उसमें हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए सर। तो मैंने एक्चुअली रिपोर्ट्स यहाँ पे डाले हैं। सो बिफोर ट्रीटमेंट 23.2, उसके बाद 15.3 पोस्ट वोमन के बाद। नेक्स्ट स्लाइड सर। So after बस्ती इट वाज 0.72, और अभी का रिपोर्ट जो है एक्चुअली वो 17/8 तारीख का रिपोर्ट था, उसमें 1.78 है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम खुद फॉलोअप लेते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट थोड़ा सा लेजी रहते हैं, और उनको एक्चुअली इतना जरूरी नहीं होता कि अब रिपोर्ट फिर से करें। सो कई बार हम खुद के पैसे से भी रिपोर्ट्स करते हैं, लेकिन हमें कैसा करना चाहिए कि जो बेसिक सिद्धांत है, जो हमें उसको एविडेंस बेस करना है, तो हमें खुद भी थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। सो हम खुद जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली बैलेंस हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर का रिपोर्ट्स और अभी का रिपोर्ट्स, आपको दोनों में भी डिफरेंस प्रॉपर दिख रहा है, और पेशेंट अभी भी प्रॉपर डाइट रूटीन प्रॉपर मेंटेन फॉलो कर। नेक्स्ट स्लाइड सर। आपको अगर थायराइड के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, डिटेल्स अगर चाहिए थायराइड के बारे में, और कुछ पढ़ना है, और कोर कंसेप्ट थायराइड के बारे में अगर कुछ आपको जानने हैं, तो हमारा बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। हाइपरथायरॉयडिज्म के मतलब कुछ अलग स्ट्रेटेजी है क्या हाइपर के लिए? यस सर। हाइपोथायरॉयडिज्म देखिए, दोषों का इन्वॉल्वमेंट जो अगर हम देखेंगे ना सर, तो हाइपो में बेसिकली वात कफानुबंधी संप्राप्ति हमें देखने को मिलती है, और जो हमें हाइपर में देखने को मिलती है वो वात पित्तानुबंधी होती है। ठीक है, तो पित्त का अनुबंध थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, तो दोनों में स्ट्रैटेजी अलग होती है। यहाँ पे हाइपो में आपको लेखन अपेक्षित ज्यादा होता है, स्रोतोशोधन अपेक्षित ज्यादा होता है, आवरण निर्हरण अपेक्षित ज्यादा होता है, लेकिन हाइपर में आपको गृहण चिकित्सा ज्यादा करनी पड़ती है। सो वो गृहण चिकित्सा अगर हम जितना देंगे, उतना हमें रिजल्ट हाइपरथायरॉयडिज्म में ज्यादा देखने को मिलता है। और डे टू डे प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं, तो इजी टू ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से, हाइपरथायरॉयडिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म है वो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स भी ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म के मिलते हैं। हाइपर में कैसा है कि पेशेंट्स का फॉलोनेस जो होता है, कि पेशेंट फॉलो प्रॉपर ज्यादा नहीं मिलते। एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, और उसमें भी एक्चुअली फॉलोअप ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हम देखते हैं, तो उसमें एक्चुअली वात पित्त शमन चिकित्सा जो है हमें हाइपर में देनी चाहिए। सचिन जी, आभार प्रदर्शन। यस सर, यस। एक क्वेश्चन था सर एक्चुअली, हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्चुअली डाइट क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो डाइट प्रोटोकॉल के बारे में एक थोड़ा सा मेरा सजेशन क्या रहेगा कि मोस्ट ऑफ अभी डाइट और एक्सरसाइज ये पैरेलली थोड़ा सा होना चाहिए। डाइट में हम ग्लूटेन फ्री डाइट और स्टार्च फ्री डाइट थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी थोड़ा सा कम खाने को देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थोड़ा सा दही जो होता है, कर्ड जो होता है, वो निश्चित माना जाता है। अलॉन्ग विद दैट जो स्पेसिफिकली पिकल्स वगैरह जो होते हैं वो भी थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं। सो ये जो आप कंसेप्ट देखिए, आवरण चिकित्सा, आवरण जो बढ़ाने के लिए जो हेतु आहार जो है वो आप रोक दीजिएगा। कफ वात विकृति बढ़ाने के लिए जो हेतु हो रहे हैं वो स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली मिलता है। सर अगर कोई जीपी प्रैक्टिशनर है, अगर उनको कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन अगर स्टार्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली थायराइड की केस में ना सर, हाँ सर। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हम देखते हैं तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन आ गए हैं। GT34 बोल के एक टैबलेट है, वो भी एक्चुअली आप दे सकते हैं।
वर्णादि कषाय ये जो अवेलेबल रहता है सर, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म की केस में, वो भी आप दे सकते हैं। वर्णादि कषाय सिरप बोल के है, वो भी आप दे सकते हैं। वो कोई भी मेडिकल शॉप में ज्यादातर देखने को मिलता है, वो आप दे सकते हैं अलॉन्ग विथ योर हाइपोथायरॉयडिज्म ड्रग, सिंथायरॉइड जिसे हम बोलते हैं। और पेशेंट अगर ज्यादा स्ट्रिक्टली अगर उसको डाइट कॉन्शियस ज्यादा है, तो आप जो टैबलेट है उसका डोज टेपर डाउन कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस अभी 15 साल से हम कर रहे हैं सर, तो उसमें एक्चुअली जो 10 to 15 ईयर से अगर थायराइड टैबलेट ले रहे हैं सिंथायराइड, तो उसमें हम पेशेंट को सजेस्ट ही नहीं करते कि आप थायरोनॉम टैबलेट बंद कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि मिक्सोडेमा स्टेज की तरफ आप जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो टैबलेट आप बंद कर सकते हैं। तो जैसे वैसे मेंटेनेंस थेरेपी के लिए आप कंसिक्वेंस आप एलोपैथिक टैबलेट के साथ आयुर्वेदा सप्लीमेंट्री आप दे सकते हैं। और बीच बीच में प्रकृति और बल के हिसाब से आप शोधन चिकित्सा भी कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो। ओके।